Hello students, this is the second video of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can Be All Together. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं जनवरी 3 की मॉर्निंग की। वो क्योंकि जनवरी 2 में वो पूरे टाइम वाटर पम्प करते रहे थे, तो वो बता रहे हैं कि जनवरी 3 के सुबह तक ये हालत थी कि कम से कम पानी अब इतना कंट्रोल में है कि वो लोग कम से कम 2 आवर्स में रोटेशन वाइज रेस्ट ले सकते हैं. बट वी स्टिल हैड द ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. अब वो बता रहा है कि पानी को इतना कंट्रोल करने के बाद भी, पंप करने के बाद भी अभी भी एक ट्रेमेंडस लीक था. ट्रेमेंडस लीक मतलब एक ऐसा लीक जहाँ से एक हैवी अमाउंट में पानी अभी भी लीक होता जा रहा था बोट के अंदर की तरफ. Somewhere below the water line. On checking, I found that nearly all the boat's main rib frames, बोट के जो मेन फ्रेम्स थे वो पूरी तरीके से स्मैश हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं. टू द कील. कील का मतलब कील एक स्टील स्ट्रक्चर है अलॉन्ग द बेस ऑफ द शिप. तो डाउन टू द कील का मतलब है कि वो कील भी जो है स्मैश हो चुका था. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions. We had survived for 15 hours since the wave hit. वो बता रहा है जब से वेव ने हिट किया है उसके बाद वो अभी 15 आवर्स जो है निकल चुके हैं. But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वो वेव वॉकर यानी कि वो शिप की बात कर रहा है कि वो इतने टाइम तक नहीं चल पाएगा कि वो उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. वो अपने चार्ट्स मतलब मैप्स वगैरह जो होते हैं उसको चेक करता है और कैलकुलेट करता है कि वहीं पे 2 स्मॉल आइलैंड्स है जो कि फ्यू किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ है, few hundred kilometers. One of them is Ile Amsterdam was a French scientific base. उसमें से एक आइलैंड है जिसका नाम है ले एम्स्टरडैम, जो कि फ्रेंच का साइंटिफिक बेस मतलब फ्रेंच की कोस्ट पर है. वी कैन से आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. अब यहाँ पे देखो पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब समझो. पिन प्रिक्स का मतलब होता है अ प्रिक कॉज्ड बाय पिन. प्रिक कॉज्ड बाय पिन का मतलब है पिन से, मतलब जो सेफ्टी पिन से जो भी पिन से जितना होल होता है ना वो एकदम ना के बराबर होता है, मतलब इनविजिबल होता है वो होल. सेम यहाँ पे वो कह रहा है इन आइलैंड्स को पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, मतलब ओशन जो है वो इतना वास्ट है और उसमें जो आइलैंड्स हैं बिल्कुल उस पिन प्रिक्स के बराबर है. समझे पिन प्रिक्स का क्या मतलब है? प्रिक्स मेड बाय पिन. प्रिक्स का मतलब होता है ऐसा होल जो पिन से बनाया गया हो. तो आप लोग समझ सकते हो कि पिन से बनाया होल कितना छोटा होता है. सेम उसी तरीके से एक वास्ट ओशन में, इतने बड़े ओशन में वो एक एम्स्टरडैम था, बिल्कुल उतनी ही पिन प्रिक्स के छोटे जितना. बट unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. Abated का मतलब होता है something unpleasant to become less intense. तो बता रहा है कि मतलब but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, मतलब अभी भी जो wind और seas है भले ही कम हो चुकी थी लेकिन अभी भी चल रही थी. लेकिन वो है कि कम से कम वो अब सेल को तो hoist कर सकते थे, लेकिन वो सेल भी क्या हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे. सो वो बता रहा है यहाँ पे दैट अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड मतलब शायद ही वो उन आइलैंड्स पर पहुँच पाए, चांसेस बहुत कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. ऑक्सिलरी इंजन मतलब एक जो स्पेयर इंजन पड़ा होगा, स्मॉल सेकेंडरी इंजन यूज टू बोट शिप्स टू a small secondary engine used to board ships to operate a windlass in the sea. मतलब एक सेकेंडरी इंजन था जो कि उस शिप को ऑपरेट कर सकता था, दैट इज़ नोन एज ऑक्सिलरी इंजन. तो द ग्रेट वेव हैड पुट द ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. अब वो इंजन भी काम नहीं कर रहा था. सो ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. तो वो बता रहा है कि जनवरी 4 की बात कर रहा है कि पूरे 36 आवर्स कंटिन्यूसली पंपिंग करने के बाद अब बोट पे सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स ऑफ पानी रह गया था.
नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब उन लोगों को सिर्फ क्या करना था, जो अभी भी पानी अंदर आ रहा था उसके साथ पेस करना था, मतलब उसके साथ स्ट्रगल करना था। उनको एक कोशिश करनी थी कि अब जो पानी अंदर आने की कोशिश कर रहा है वो उस पानी को तुरंत ही बाहर निकाल। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, क्योंकि मेन मास्ट जो है वो बीच में टूट चुका था, तो बता रहा है कि अब उसको कोई भी सेल को सेट नहीं कर सकता। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अब ये जो रिगिंग है, रिगिंग का मतलब होता है द रोप्स एंड वायर्स सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप। तो प्रेशर ऑन द रिगिंग मतलब उसी रोप पे जो भी प्रेशर पड़ा वो सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। So we hoisted the storm zip and headed for where I thought the two islands were. तो क्या करता है कि storm मतलब ऐसा जिप जो स्टॉर्म को कंट्रोल करने के काम आता है वो वहाँ पे टांग देता है। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और वो लोग उस तरफ की तरफ चल देते हैं जिस तरफ की वो दो आइलैंड्स लोकेटेड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब इन 2 दिनों में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो उसकी वाइफ जो मैरी है, क्योंकि सारा का सामान जो है वो तो ख़राब हो चुका था, पानी में बह चुका था। सो बता रहा है कि मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ मिल जाते हैं और क्रैकर बिस्किट्स मिल जाते हैं। तो उनका इन 2 दिनों में ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट मील था। उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था और पूरे टाइम इसी में लगे रहे थे कि जो पानी अंदर की तरफ आ रहा था वो उसको कैसे कंट्रोल करें। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। सो बट अवर स्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड मतलब वो जो रेस्ट करने की बात कर रहे थे प्रीवियस पैराग्राफ में रोटेशन में, वो बता रहा है कि रेस्ट करना भी वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही था, वो ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाए थे। क्यों? बिकॉज एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। वो बात कर रहा है कि लगभग 4 बजे फिर से जो काले बादल होते हैं वो छा जाते हैं, मतलब उनके ऊपर आ जाते हैं, बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विदिन एंड द आवर मतलब 1 आवर के अंदर अंदर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। जो विंड है उसकी स्पीड फिर से 40 नॉट्स हो चुकी है, और जो सीज़ वर गेटिंग हायर मतलब सीज़ पे जो वेव्स है वो फिर से बड़ी बड़ी लहरें आने लगी हैं। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रॉइट थ्रू द आउट द नाइट। डेट्रॉइट का मतलब होता है गेट वर्स। तो पूरी रात जो है वेदर है वो बहुत ख़राब था। एंड द बाय डॉन ऑफ जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और फिर जनवरी 5 की जो सुबह थी फिर से उनकी जो सिचुएशन थी डेस्परेट हो चुकी थी, मतलब फिर से वो एक टेंस्ड वाली सिचुएशन हो चुकी थी, डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन हो चुकी थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" तो जैसे ही अब जो नरेटर है वो अपने बच्चों के कैबिन में दोबारा से जाता है उनको कंफर्ट करने के लिए, मतलब एक तरीके से दिलासा देने के लिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो लोग थोड़े से डरे हुए हों ये माहौल देखकर। तो उसका जो बेटा होता है जॉन, वो अपने पापा से पूछता है कि क्या हम लोग मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट। तो यहाँ पे जो नरेटर है उसको एश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कर ले जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी aren't afraid of dying if we can all be together, you and मम्मी, सू एंड आई। तो वो यहाँ पे अपनी डैडी को बोलता है कि हमको डर नहीं अगर हम मर भी जाए। डर उसको इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वो चारों उस बोट पर साथ थे। उसका कहना ये था कि अगर हम चारों अभी साथ हैं तो उसको मरने का भी कोई डर नहीं है। ये इतनी बड़ी बात जो है उसका बेटा कह जाता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 6 years old है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। अब जोनाथन जो बोलता है इसकी बातों का जवाब नैरेटर के पास नहीं रहता है। वो सिर्फ क्या हो जाता है, वो चिल्ड्रंस के कैबिन को छोड़ता है और अब वो कुछ ज़्यादा ही डिटरमाइंड हो चुका है अपनी बेटी की बातों को सुन के। वो डिटरमाइंड हो जाता है उस सी से लड़ने के लिए, समुद्र की लहरों से लड़ने के लिए, और उसके पास जो भी है उस सारी चीज़ों को यूज़ करके वो अब ठान लेता है कि अब वो इन वेव से लड़कर रहेगा। सो टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू। हीव टू का मतलब होता है टू रेज और लिफ्ट विथ एफर्ट। तो वो स्टारबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टारबोर्ड जो है वो कमज़ोर पड़ चुका है, तो उसको रिपेयर करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू रेज और लिफ्ट विथ
अफर्ट, मतलब फिर से स्टारबोर्ड को दोबारा से वो खड़े करने की कोशिश कर रहा है। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, यूजिंग द इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, मतलब ये सारे इसके इक्विपमेंट्स, मतलब जो भी चीज़ कह लो उसके लिए सामान था जिससे वो उस शिप को अब रिपेयर करने वाला था। दैट इवनिंग मैरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt that the end was very near. अब वो उस शाम की बात कर रहा है, कौन सी शाम की? जनवरी 5 की शाम की बात कर रहा है कि मैरी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहे। As the motion of ship brought more and more water in through the broken planks, we both felt the end was very near. वो बता रहा है कि जैसे शिप के अंदर पानी आता जा रहा था, उन दोनों को फील होने लगा था, उन दोनों को ये रियलाइज़ हो गया था कि अब जो एंड है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, कि अब इसके बाद शायद से वो लोग ना बच पाए। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। वो बता रहा है लेकिन फिर भी जो वेव वॉकर होता है, मतलब जो बोट होती है, वो फिर भी स्टॉर्म को झेल जाती है और वहाँ से क्रॉस कर जाती है। अब वो यहाँ पे जनवरी 6 की मॉर्निंग की बात कर रहा है, विद द विंड ईजिंग। विद द विंड ईजिंग मतलब अभी जो तूफ़ान है वो थोड़ा सा थम चुका है। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक्चुअली इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विथ ग्रेजुएटेड आर्क ऑफ 60 डिग्री फॉर टेकिंग ऑल्टीट्यूड्स एंड नेविगेशन। मतलब जो सेक्सटेंट रहता है वो एक तरीके का डिवाइस है जो लोकेशन पता करने के काम आता है। तो जो नरेटर है वो सेक्सटेंट पे अपनी बोट की लोकेशन को और बाकी आसपास कुछ मिल सके उसकी लोकेशन को पता करने की कोशिश कर रहा है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. अब वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उसको एक चीज़ समझ में आती है कि जो ओशन जो कि 1,50,000 किलोमीटर्स के एरिया से फैला हुआ है, वो उस पर एक छोटा सा आइलैंड जो कि सिर्फ और सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was very swollen and her blackened eye narrowed to slits. अब जब वो ये सारी कैलकुलेशंस कर रहा था तभी उसकी जो बेटी सू होती है वो उसके पास आ जाती है उसको, क्योंकि जो पेन है वो बढ़ता जा रहा है। उसका जो लेफ़्ट साइड ऑफ हेड था वो पूरी तरीके से अब सोलन हो चुका है, मतलब वो फूल चुका है, बम्प पड़ चुका है, और उसकी जो आईज थी वो स्लिट हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, छोटी सी हो चुकी है। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, तो वो अपने पापा के लिए कुछ कार्ड बनाती है और उसको हैंड ओवर कर देती है। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कार्ड के फ्रंट में बोलता है उसने कुछ कैरिकेचर्स बना है। कैरिकेचर्स का मतलब होता है पिक्चर्स ऑफ अ पर्सन और अ कार्टून। तो बता रहा है कि जो कार्ड है उसके फ्रंट पे कैरिकेचर्स बने हुए थे उसके और मैरी के, मतलब सू के मॉम डैड के, और इस पे लिखा हुआ था, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। वो बताती है अपने मॉम डैड के लिए कि ये जो लोग हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन लोग की वजह से मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। एंड इनसाइड वॉज अ मैसेज, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, somehow we had to make it। और अंदर एक मैसेज रहता है कि वो जो सू है वो अपने मॉम डैड दोनों से ही बहुत प्यार करती है, तो ये जो कार्ड है उन दोनों को थैंक यू कहने के लिए, और शी इज़ ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट, कि मतलब जो होगा अच्छा ही होगा। somehow we had to make it, मतलब ये जो जर्नी है इसको हमें कैसे ना कैसे कंप्लीट करना है और उसको विक्ट्री हासिल करनी है। I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो बताता है कि वो बार बार जो कैलकुलेशंस करता जा रहा है, मतलब पोजीशंस की, खुद की पोजीशन की, उस आइलैंड की पोजीशन को ढूंढने के लिए वो बार बार कैलकुलेट कर रहा है, और वो लोग का जो मेन कंपास था वो उसको खो चुके हैं। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। वो एक कोई फालतू सा कंपास पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी जो रीडिंग्स है उसमें क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि उसके मैग्नेटिक वाइब्रेशंस जो हैं वो करेक्ट नहीं है।
I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. I made an allowance for this मतलब वो एक रास्ता खोजता है और एक अलग एस्टिमेट लगाता है कि जिस तरफ ये वेस्टर्ली करेंट्स फ्लो हो रहे हैं थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. So about 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. तो वो जनवरी 6 की बात कर रहा है कि अबाउट 2 p.m. मतलब दोपहर के 2 बजे हुए थे. वो डेक पर जाता है मतलब उसके फ्लोर पे जाता है शिप के एंड आस्क्स लैरी जो एक क्रू मैन जिसको कैप टाउन से लिया था वो उसको बोलता है कि स्टीयर को मतलब स्टीयरिंग व्हील को 185 डिग्रीज की तरफ घुमा ले और बोलता है इफ़ वी आर लकी आई टोल्ड देम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. बता रहा है कि अगर हम लकी होंगे और उसका अगर एस्टिमेशन गलत नहीं होगा तो 5 p.m. तक वो उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. मतलब अभी 2 p.m. बचा है जब वो ये बात कह रहा है और 5 p.m. तक वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस आइलैंड पर पहुंच जाएगा. दैट मीन्स ऑलमोस्ट इन 3 hours. दैन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट लो. हैवी हार्ट मतलब वो थोड़ा सा टेंस्ड है कि पता नहीं होगा काफ़ी डिस्ट्रेस है और वो नीचे की तरफ चला जाता है. क्लाइम्ड ऑन माई बंक मतलब बेड. वो अपने बैग पे पहुंच जाता है. अमेजिंगली डोज्ड ऑफ और अचानक ही उसकी नींद लग जाती है. डोज ऑफ का मतलब वही नींद लग जाना. ऑब्वियसली क्योंकि वो इतने टाइम पर थका हुआ था, खाया पिया कुछ सही से था नहीं और लगातार स्ट्रगल कर रहा था उन वेव्स के ऊपर, उस पानी के ऊपर जीत हासिल करने के लिए. तो जैसे ही वो बंक पे जाता है, अपने बेड पर जाता है, उसकी वहाँ जाकर नींद लग जाती है. When I woke up it was 6 p.m. अब जब उसकी नींद खुलती है शाम का 6 बज चुका होता है. एंड ग्रोइंग डार्क, बाहर अंधेरा होने लगा है. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड. उसको लगता है कि वो जो आइलैंड है उसको वहाँ पे 5 बजे पहुँचना था, लेकिन अब उसको क्योंकि 6 बज चुका है उसको लग रहा है कि उसकी नींद की वजह से वो आइलैंड पीछे की तरफ छूट चुका है. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडेंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वेंड्स. अब वो बता रहा है कि जो आइलैंड हम पीछे छोड़ चुके हैं अब उस पर दोबारा ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि विंड जो है वो वेस्टर्न की तरफ जा रही हैं और वो बोट भी वेस्टर्न की तरफ ही जा रही थी. अब अगर वो उल्टे जाने की कोशिश करते हैं तो उस विंड को क्रॉस करके एनकाउंटर करके पीछे की तरफ नहीं जाया जा सकता. वो बहुत ही मुश्किल है. अब जब वो ये सारी बातें सोच रहा था सो एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड का मतलब होता है डिसअरेंज्ड हेयर ऑफ द नरेटर सन दैट इज़ जोनाथन. टसल्ड हेड मतलब कि जो उसके बाल है वो पूरी तरीके से मतलब उसका जो बेटा है उसके पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं. एपियर्ड बाय माई बंक मतलब उसके बेड पर दिखता है उसको अपने बेटे का सर. कैन आई हैव योर हग जोनाथन आस्क्ड. सू वॉज राइट बिहाइंड हिम. अब जो जोनाथन है वो अपने पापा से हक की डिमांड कर रहा है और सू भी उसके पीछे ही खड़ी हुई है. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क्ड. अब वहाँ से उसे पूछता है कि मुझे अभी हक देने की बात क्यों हो रही है. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड. उसका बेटा बोलता है क्योंकि आप इस पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन भी. नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड. अब यहाँ पे नेडर को लगता है कि आज नहीं क्योंकि उसको यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा था कि वो जो आइलैंड था वो पीछे छूट चुका है तो वो एक अच्छा डैडी कैसे हो सकता है. वाई यू मस्ट बी सेट सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड. तब यहाँ पे जो सू है वो बताती है कि आप बिल्कुल हो क्योंकि आप उस आइलैंड को ढूंढ चुके हो. वॉट आई शाउटेड. अब यहाँ पे जो नरेटर है उसको बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि उसने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि जो आइलैंड है वो 5 बजे आएगा, लेकिन उसकी नींद 6 बजे खुली तो उसको लगता है कि शायद से वो आइलैंड जो है पीछे छोड़ चुके हैं क्योंकि किसी ने उसको उस बीच में उठाया भी नहीं था. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस मतलब दोनों एक साथ बोलते हैं कि देखिए बाहर आकर ये हम आइलैंड पर ही खड़े हैं. एज बिग एज अ बैटल शिप. आई रस्ड ऑन डैक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एलेट एम्स्टरडैम. वो डेक पर जाता है और एकदम रिलीफ के साथ गेज्ड मतलब वो उसको घूरता जा रहा है. किसको? उस एम्स्टरडैम को, उस आइलैंड को जिसका नाम है एले एम्स्टरडैम. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस. ब्लीक का मतलब होता है यहाँ पर एरिया ऑफ लैंड लैकिंग ऑफ वेजिटेशन. मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है. वहाँ सिर्फ और सिर्फ वॉल्केनिक रॉक है. मतलब वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्ट होते रहते हैं और उनकी रॉक जो लावा के फॉर्म में बाहर आती है सिर्फ वही थी. एंड लिटिल वेजिटेशन. ऑब्वियसली ब्लीक पीस है तो वहाँ वेजिटेशन तो कम ही होगा. सो विथ लिटिल वेजिटेशन. द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड.
वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। एंकर्ड का मतलब है मूर अ शिप टू द सी बॉटम, मतलब वो क्या करते हैं, शिप को उस ऑफ शोर पर ले जाते हैं और पूरी रात वहीं पर स्टे करते हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they had thus ashore। 28 inhabitants का मतलब है, inhabitants मतलब जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो 28 inhabitants ने नेक्स्ट मॉर्निंग में उन लोगों को पूरा चेयरफुली वहाँ से अलविदा कहा। और क्योंकि उन 28 हैबिटेंट्स ने उस रात में उन लोगों को वहाँ पर हेल्प भी किया था। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। अब जैसे कि वो वहाँ पे वापस जा रहा है, मतलब वापस जाने की तैयारियां कर रहा है, तो वो वहाँ पे उसके जो थॉट्स है वो सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे लैरी और हर्बी के बारे में, वो दो क्रू मैन जो कि कैप टाउन से चढ़े थे उनके बारे में, दैट दे वर चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल एंड कॉन्फिडेंट, मतलब कि ये जो दो क्रू मैन थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि कुछ लोग अगर होते कोई और होता शायद से हार मान जाता है, लेकिन उन लोग ने बिना हार माने लगातार उसके साथ लगे रहे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। और वो यहाँ पे मैरी के बारे में सोच रहा है, अपनी वाइफ के बारे में, कि जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स थी और उसको नीचे डेक के नीचे जाना था, तब उस टाइम मैरी ने उन क्रूशियल आवर्स में स्टीयरिंग ऑफ व्हील संभाला था। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। अब वो यहाँ अपनी बेटी की बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा वो उसके बारे में यहाँ पे सोच रहा था कि जो सिर्फ 7 years old है, who did not want us to worry about a head injury। वो नहीं चाहती थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी हेड इंजरी को लेके टेंस्ड रहें, और वो एक ऐसी इंजरी थी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। मतलब उसकी इंजरी कुछ लाइट इंजरी नहीं थी, वो काफ़ी गहरी इंजरी थी कि उसको ख़त्म करने के लिए पूरे 6 minor operations लगे, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट हो चुका था स्कल और स्किन के बीच में उसको रिमूव करने के लिए। और एट लास्ट वो अपने यहाँ बेटे के बारे में सोच रहा है, एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा है जिसको मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर। थैंक यू।